कहानी है एक गांव की जहां बिरजू नाम का एक लड़का अपने पिताजी श्यामलाल के साथ रहा करता था। बिरजू बहुत ही आलसी लड़का था। वो दिन भर घर पर आराम किया करता था और श्यामलाल बेचारा जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके गांव में घर घर जाकर बेचा करता था। बिरजू के पिता श्यामलाल पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी बिरजू को उन पे थोड़ा भी तरस नहीं आता था। श्यामलाल का बेटा पूरा दिन सोता और दिन के वक्त गांव के आदमियों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। श्यामलाल अपने बेटे बिरजू के आलसपन से बहुत परेशान आ गए थे। वो अपने बेटे बिरजू को बहुत समझाते थे कि वो अपने खेतों पर भी ध्यान दे, खेती करे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। एक दिन श्यामलाल लकड़ियां लेने के लिए जंगल जा ही रहा होता है, तभी उसके पड़ोस में रहता वीर उसको रास्ते में मिलता है। अरे काका, आप कितना मेहनत करते हो। पूरा दिन इस कड़ी धूप में जंगल से गांव और गांव से जंगल घूमते रहते हो। काश बिरजू भाई में भी आपका थोड़ा भी गुण होता। काका, आपका कैसा बेटा है, उसको थोड़ा भी समझ नहीं आता कि मेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं तो खुद कोई काम कर ले। अब मैं क्या करूं वीर बेटा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। लेकिन काका, ऐसा कब तक चलेगा? आपकी हालत तो देखो, आप कितने बूढ़े हो चुके हो। ठीक है वीर बेटा, शायद मेरे किस्मत में यही लिखा है। अब मैं चलता हूँ। आज मैं जंगल से लकड़ियाँ नहीं लाया तो शाम को कुछ बना नहीं पाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वीर भी बिरजू को बहुत समझाने की कोशिश करता था, लेकिन बिरजू इतना आलसी था कि वो किसी की बात ही नहीं सुनना चाहता था, उल्टा वीर पर गुस्सा करने लगता था। अगले दिन सुबह होने के बाद, पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? आप सब जगह मेरी चुगली क्यों करते हो? क्या हुआ बेटा बिरजू, तुम सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? पिताजी, मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? आपने पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है कि मैं बहुत आलसी हूं, कोई काम नहीं करता। देखो बिरजू बेटा, लोगों ने जो देखा है वो सब यही बात करते हैं। तुमने अपने खेतों का सारा काम छोड़कर अब सारा दिन घर बैठे रहते हो। पिताजी, क्या मैं आपके ऊपर बोझ हूँ? तो आप मुझे ऐसे ही बता दो। बेटा, मैंने ऐसे तो नहीं बोला। तू हमेशा मेरी बात का बुरा मतलब ही क्यों लेता है? मैं पूरे दिन जंगल और जंगल से पूरा गांव घूमता हूँ। मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ, तू थोड़ी तो शर्म कर ले। मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि घर में 4 पैसे ज्यादा आए, लेकिन तू अपने आलस के चलते कुछ भी नहीं करता। और ये अपने खेत है ना, ये पड़े पड़े बंजर हो रहे हैं। अगर अपने खेत यूं ही खुले पड़े रहे तो लोग इन पर कब्जा कर लेंगे और हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे। पिताजी, आप बस ऐसे ही बेकार के बातें कर रहे हैं। भला हमारे खेतों में ऐसे कैसे ही कब्जा कर लेगा? पिताजी, आपने वैसे भी बहुत सारा धन जमा किया हुआ है, तो मुझे कमाने की क्या जरूरत? बेटा बिरजू, कौन सा धन? किस धन की बात कर रहे हो? जितना पैसा घर में था वो सब खत्म हो चुका है और बेटा केवल अपने पास घर और खेत के अलावा कोई और जमीन नहीं बची। फिर कौन से धन की बात कर रहा है तू? पिताजी, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। अगर मैं यहाँ आपके पास खड़ा रहा तो आप मुझे सुना सुना कर पागल कर दोगे। श्यामलाल के बहुत समझाने पर भी बिरजू की कुछ समझ नहीं आता और वो पिता की बात को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। श्यामलाल बेचारा अपने किस्मत को कोसते हुए रोने लगता है और बाहर से वीर बिरजू और उसके पिताजी की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता। काका, आप रोइए मत। मुझे पता है कि बिरजू को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन काका
ऐसा कुछ करना होगा कि जिससे बिरजू भैया के अकल टिकाने आ जाए और वो काम करने लग जाए। लेकिन वीर बेटा, ऐसा आज तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? मैंने तो मेरी तरफ से सब कुछ करके देख चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। काका, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जैसे जैसे बोलता हूँ बस आप वैसे वैसे करता जाएं। फिर देखना कि बिरजू भैया कैसे आपकी कदर करने लग जाएंगे और वो अपने खेतों में काम करने लगेंगे। श्यामलाल वीर की बात मान जाता है और वो वीर के साथ उसके घर चला जाता है। वीर श्यामलाल को वहाँ से निकलने के लिए मना कर देता है। फिर शाम होने पर जब बिरजू अपने घर आता है तो उसे अपने घर में पिताजी दिखाई ही नहीं देते। पिताजी कहाँ चले गए हैं? वो शाम होने तक घर में तो आ जाते हैं, कहीं वो मुझसे परेशान होकर कहीं पे चले तो नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बिरजू अपने पिताजी को पूरे गांव में ढूंढने लगता है। पूरे गांव में ढूंढने पर भी उसे उसके पिताजी नहीं मिलते। वो अपने पड़ोस में वीर के यहाँ जाता है। अरे वीर भैया, आपने मेरे पिताजी को कहीं पर देखा है? वो अभी तक घर नहीं आए और मैंने पूरे गांव में उनको ढूंढ लिया, लेकिन फिर भी वो मुझे कहीं पर नजर नहीं आए। आपको मेरे पिताजी के बारे में कुछ पता है? लगता है बिरजू भैया आपके पिताजी आपसे परेशान होकर घर छोड़कर कहीं पे चले गए हैं। पता नहीं भैया, आज सुबह मेरी पिताजी से थोड़ी सी बहस हो गई थी, इसलिए मैं घर के बाहर चला गया था। लेकिन तब तो पिताजी घर पर ही थे, लेकिन जब मैं शाम को घर लौट आया तो वो घर पर नहीं है। पिताजी को मैंने सब गांव में ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। बिरजू भैया, आप थोड़ा इंतजार कर कर देख लीजिए, शायद पिताजी गुस्सा कर कर कहीं पर चले गए हों और वो थोड़ी देर में आ जाए। बिरजू के पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर बिरजू अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह बिरजू फिर से अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके पिताजी कहीं भी नहीं मिलते। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन अब बिरजू के पास खाने को भी कुछ नहीं था। अब बिरजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और ना ही बिरजू के पास पैसे थे कि वो कुछ लेकर खा ले। है ऊपर वाले, जब से पिताजी यहाँ से गए हैं तब से खाने को भी कुछ नहीं मिला और ना ही खरीदने को कुछ जेब में पैसे हैं। क्या करूँ, मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ दिन तक तो बिरजू अपने अड़ोस पड़ोस से खाना मंगवा कर अपना काम चला लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने भी कुछ देने से मना कर दिया था। अब धीरे धीरे करके बिरजू को अपने पिताजी की अहमियत समझ आने लगती है। अब मुझे पता चल रहा है कि बेचारे पिताजी मेरे लिए कितना मेहनत करते थे। सच में मैंने अपने पिताजी को बहुत कष्ट दिए हैं। मैंने मेरे पिता की एक बात भी नहीं मानी। मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी मेरे लिए कितना कुछ करते थे, लेकिन अब से मैं भी खेतों में काम करूंगा, अपने इस आलसपन को छोड़ दूंगा, बस मेरे पिताजी वापस आ जाएं। फिर अगले दिन सुबह सवेरे बिरजू अपने खेत की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने खेतों में पहुंच जाता है। अपने खेतों का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो अपने बैलों को लेकर अपने खेतों में काम करना शुरू कर देता है और इसी तरह बिरजू अपने खेतों में कई दिन तक काम करता रहता है। बिरजू को इस तरह मेहनत से काम करता देख वीर देख लेता है। वो उसे देखकर अपने घर चला जाता। काका, आपको पता है कि बिरजू भैया ने अपने खेतों में काम करना शुरू कर लिया। पिछले 5-6 दिनों से अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। क्या वीर बेटा, तुम सच बोल रहे हो? मेरा बेटा
बिरजू पिछले 5-6 दिन से खेतों में काम कर रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ काका, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपने आंखों से बिरजू को खेतों में काम करते हुए देखा है और पता है गांव के लोग बिरजू का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी वो अपने काम करने पर लगे हुए हैं। लेकिन सच तो ये है वीर बेटा कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मैंने तो सारी आशा ही छोड़ दी थी। अरे काका, ऐसी बात नहीं है। आप इतने बुरे हो गए थे, लेकिन फिर भी भैया आपके लिए कुछ नहीं सोचते थे, तो बस मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने ये सब किया। अब बिरजू भैया को आपकी अहमियत का पता चल चुका है, इसलिए उनमें बदलाव भी आ गया है और अब खेतों में भी काम करने लग गए हैं। वीर बेटा, अपने अपने घर चलता हूँ। हाँ काका, अब आप जाइए और बिरजू भैया को अच्छा खाना बनाकर खिलाइए, क्योंकि कुछ दिनों से बिरजू भैया ने खाना नहीं खाया होगा। फिर श्याम लाल अपने घर चला जाता है और अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगता है। और फिर शाम होने पर जब बिरजू अपने घर आता है, अपने पिताजी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। पिताजी, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बुढ़ापे में बहुत कष्ट दिए हैं। अब सच में मैं अपना आलसपन छोड़ दूंगा और खेती बाड़ी का काम करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन पिताजी, आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं अब आपसे वापस कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। बेटा, तू अब इन बातों को छोड़ दे, तू बस अपनी गलती को मान गया है और तूने खेती बाड़ी का काम भी शुरू कर दिया है। और मुझे ये भी पता है कि तूने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन पिताजी, आपको ये सब कैसे पता है? कहाँ पर थे आप? मुझे बताइए ना। फिर श्याम लाल अपने बेटे को सारी बातें बता देता है। फिर खाना तैयार होते ही दोनों बाप बेटे बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उनके घर के बाहर से आवाज आती है, अरे कोई है? कोई घर पे है क्या? ये आवाज सुनकर बिरजू अपने घर के बाहर आता है। क्या हुआ साधु बाबा, क्या चाहिए आपको? बेटा, मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तुम्हारा बहुत उपकार हो जाएगा बेटा। हाँ बाबा, आप आइए, आप अंदर तो आइए। फिर बिरजू साधु बाबा को घर के अंदर ले जाता है। बिरजू साधु बाबा को खाना खिला देता है। बेटा, तुमने मेरी भूख शांत करी है, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हें जो मांगना है तुम वो मांग सकते हो। बाबा की बात सुनकर बिरजू सोचने लगा, पर बिरजू इधर उधर देखता है, लेकिन उसे जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं आता। क्या मांगू क्या मांगू? हाँ, ये सही है। बाबा, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि इस कुर्सी पर जो भी बैठा मेरी इजाजत के बिना इस कुर्सी से नहीं उठ पाएगा। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, लेकिन बेटा तुम कुछ सोच समझ कर मांगो। बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? और क्या मांगू? हाँ बाबा, आप ऐसा करें कि मैं अपने इस मटके में जो भी रखूं वो मेरी इजाजत के बगैर कोई बाहर निकाल ना पाए। ठीक है बेटा, जो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी। तो अब बेटा मैं चलता हूँ, तुम सदा सुखी रहो। ऐसा बोलकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अरे बेटा बिरजू, तुमने ये क्या मांगा है? इससे अच्छा तुम कुछ
और ही मांग लेते जिससे हमारा भला हो जाता। पिताजी मुझे जो भी समझ में आया मैंने वो सब मांग लिया। अरे मेरे बेटे, तुम सच में बहुत भोले रह गए हो। घर आए लक्ष्मी को तुमने ठुकरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह होते ही बिरजू अपने खेतों में काम करने चला जाता है। बिरजू दिन भर अपने खेतों में बहुत मेहनत और लगन से काम करता है। फिर शाम होने पर चलो अच्छा है मैंने खेत में इतना काम कर लिया है, अब घर पे चलता हूँ। लेकिन घर जाने से पहले खाना बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ साथ ले जाता हूँ, तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। इतना बोलकर बिरजू जंगल की ओर चला जाता है। जैसे ही वो जंगल पहुंच जाता है और थोड़ा ही आगे चलने के बाद बहुत ही सुंदर और सुशील महिला नजर आती है। बिरजू उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसके पास बात करने के लिए चला जाता है। बिरजू जैसे ही उस महिला के पास पहुंचता है तो वो महिला बिरजू से कहती है, क्या हुआ बिरजू, तुम माँ की बातों को लेकर बहुत परेशान हो। ये सुनकर बिरजू के सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। वो बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन परम सुंदरी आपको ये सब कैसे पता है, आखिर कौन है आप? बिरजू के इतना बोलते ही वो सुंदर महिला एक शैतान में बदल जाती है। बिरजू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। अरे तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो तुम्हें सोने के बहुत सारे सिक्के दे सकता हूँ। ये सुनकर बिरजू अपने मन में सोचता है, किसी को पता हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है जो एक बार शैतान की जाल में फंस जाए और दोबारा नहीं निकल सकता। लेकिन अब जो मेरे हालात हैं वैसे जीने में भी क्या फायदा और मरने में भी क्या ही फायदा। माँ को सोने के सिक्के ले जाकर दे दूंगा तो बहुत खुश हो जाएगी, इसलिए चाहे मुझे जो भी करना पड़ जाए। अरे तुम ज्यादा मत सोचो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कितने सिक्के दूंगा, मैं तुम्हें बहुत सारे सिक्के दे सकता हूँ। ये सब सुनकर बिरजू बहुत खुश हो जाता है। लेकिन शैतान जी, मुझे आपके पास क्या काम करना होगा? अरे तुम ज्यादा मत सोचो, अभी ये सोने के सिक्के अपने साथ ले जाओ और खाओ पियो मजे करो। मैं तुम्हें पूरे 1 महीने बाद लेने आऊंगा, तभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ शैतान जी, मैं पूरे 1 महीने के बाद आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं पूरे 1 महीने अपने माँ के साथ रह सकूं। फिर बिरजू शैतान जी से सोने की पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। घर में देर आने के कारण से उसके पिताजी घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। अरे बेटा बिरजू, तुम्हें आने में इतना समय क्यों लग गया और तेरे पास ये सारा सामान कहाँ से आया? अभी तो खेतों में फल भी नहीं निकले हैं, तो तू इतना सारा सामान कहाँ से ले आया? मुझे एक नया काम मिला है जिसके बदले मुझे पहले ही पैसे मिल गए हैं, इसीलिए मैंने ये सब सामान ले आया हूँ। फिर ऐसे ही बिरजू को पूरा 1 महीना बीत जाता है तो शैतान बिरजू के यहाँ आ जाता है। क्यों बिरजू, तुमने सारा काम खत्म कर लिया ना? अब तुम्हारा 1 महीना पूरा हो गया है। फिर बिरजू अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, ये शैतान तो मुझे लेने आ पहुंचा। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। अब क्या करूं? हाँ, मिल गया इसका उपाय। उस बाबा का दिया हुआ वरदान अब जरूर काम आएगा। बिरजू तुम क्या सोच रहे हो? याद है ना तुम्हें
अब 1 महीना पूरा हो गया है। अब चलो तुम मेरे साथ। हाँ चलता हूँ। नहीं जाऊँगा तो आप मुझे छोड़ देंगे क्या? आप थोड़ी देर इस कुर्सी में बैठ जाएं, जब तक मैं मेरी माँ से मिलकर आता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी आना। ये कहकर बिरजू के पास चला जाता है और शैतान उसी कुर्सी पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब बिरजू बाहर आता है, चलो शैतान जी, मैं आ गया। अरे ये क्या, मैं इस कुर्सी से क्यों उठ नहीं पा रही? तुमने ये क्या किया? मैं इस कुर्सी से क्यों नहीं उठ पा रही? अरे शैतान जी, आप मेरी इजाजत के बिना इस कुर्सी से नहीं उठ सकते, क्योंकि मुझे वरदान है कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा मेरी इजाजत के बिना उठ नहीं पाएगा। अरे बिरजू, मुझे माफ कर लो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इस कुर्सी से आजाद कर लो। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर लूंगा, लेकिन तुम मुझे 1 महीना और मेरे माँ के पास रहने दो, और उसके बदले में मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के भी दो। फिर शैतान बिरजू को सोने के सिक्के देकर वहां से चला जाता है। फिर से 1 महीने बाद शैतान फिर से राजू के घर आ जाता है। अच्छा, मैं जब पिछली बार यहाँ पर आया था तो इसने चालाकी से मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। इस बार मैं इसकी जाल में आने वाला नहीं हूँ। मैं इस बार इसके इस मटके में छुप जाऊंगा और बिरजू के घर आते ही मैं उसे अंडे बनाकर अपने साथ ले जाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद बिरजू अपने घर आ जाता है। बिरजू जैसे ही अपने घर में बैठता है तो उसे मटके से आवाज आने लगती है। अब बिरजू के बच्चे, तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? अब तो मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगा। रुको, मैं अभी बाहर आती हूँ। अरे शैतान जी, आपको मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिला था? आप इस मटके में आ गए। मुझे इस मटके का भी वरदान है, इसमें से कोई भी चीज मेरे इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकल सकता। ये क्या, मुझसे तो बाहर नहीं निकला जा रहा। अरे बिरजू, मुझे माफ कर दो। इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। सिर्फ सोने के सिक्के से काम नहीं चलेगा शैतान जी। तुम पहले वादा करो कि मुझे कभी भी लेने नहीं आओगे। मैं तभी तुम्हें बाहर निकालूंगा और आजाद करूंगा। ठीक है, अब मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अब तुम मेरे लिए बहुत सारे सोने के सिक्के यहाँ बाहर रख लो, और मेरी बात का ध्यान रखना। मैं तुम्हें जैसे ही बाहर निकालूंगा तो यहाँ से फौरन चले जाना, वरना मैं तुम्हें दोबारा बंदी बना लूंगा। फिर जैसे ही बिरजू शैतान जी को मटके से बाहर निकालता है तो शैतान जी भागती हुई वहां से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें कभी भी आलसपन नहीं करना चाहिए और हमें किसी भी लालच में या शॉर्टकट में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए।